सेपरेट रहे। चले हमने ऑन कर ली। तो ह्यूमनिज्म और उसकी टाइप पे हम बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बातें तो हो सकता है हमने कर ही ली हूँ। चलिए, कोई और सवाल है आपका? एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है जब रिकॉर्डिंग ऑन होती है तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, और अक्सर मैंने देखा है आपके सवाल कम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। इस स्लाइड पे ये जो लास्ट वर्ड है एंटी हेलिजीनियन फिलॉसफी, तो हेलिजीनियन फिलॉसफी क्या है? नहीं, ये वर्ड बेटा है हैगेलियन। हैगेलियन हैगल से है, ओके फ्रेडरिक हैगल ओके। जो सर ये हैगल ने फिलॉसफी कुछ दी थी आई थिंक, ये थोड़ा थीसिस, इसको एक्सप्लेन कर एंटीथेसिस और दीजिए। सिंथेसिस आपने कभी सुनी होगी, कभी टर्म सुना यस सर, यस। थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो हैगल जो थे ना, हेगल भी एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि न्यू प्लेटोनियन फिलोसफर थे। इन्होंने जो प्लेटो की फिलोसफी है ना, दो दुनियाओं वाली, उसे दोबारा से जिंदा किया। ठीक है, इन्होंने कहा जी कि एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज होती है। अब इसे जरा रैशनल कर दिया ना इन्होंने। तो एक एक वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। और ये इनका मानना यह था कि ये जो हिस्ट्री है, जो डेवलप हो रही है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है ना प्रोग्रेस कर रहे हैं। आइडिया की जो दुनिया होती है ना, वहाँ एक आइडिया जनरेट होता है सोसाइटी के अंदर कलेक्टिवली, और फिर वो थीसिस कहलाता है। थीसिस का फिर सोसाइटी में हमेशा एक एंटी थीसिस जन्म लेता है। ग्रेजुअली वो कमजोर होता है, वो आगे बढ़ता है बढ़ता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि थीसिस और एंटी थीसिस बराबर हो जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में एक दिन वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, और सोसाइटी में फिर एक सुकून आ जाता है, ख्याली दुनिया में एक सुकून आ जाता है। यानी लोग लड़ते हैं, फिजिकली बहुत नुकसान भी होते हैं, जंगें भी होती हैं, तो फाइनली क्या रिजॉल्व होता है कि सिंथेसिस आ जाता है। तो सिंथेसिस कुछ अरसे तक तो बरकरार रहता है कि फिर एक अमन आ जाता है, लेकिन सिंथेसिस ग्रेजुअली थीसिस बन जाता है, और फिर उसका एक एंटीथीसिस जन्म लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है और वो बड़ा होकर फिर उसे टकराता है, और उन दोनों के नतीजे में फिर एक रिफ्ट जन्म लेती है, एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, और फिर तबाही मचती है, और फिर एक सुकून आता है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये अमल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक इंडिविजुअल के जहन में भी ऐसे ही होता है, एक कम्युनिटी के जहन में, एक कल्चर के जहन में, और पूरी दुनिया में भी ऐसे हो रहा है। लेकिन जो बात कॉन्फ्लिक्ट वाली थी ना, जहाँ मार्क्स ने इससे इख्तलाफ किया, वो नुकता ये था कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी हकीकी दुनिया नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका नजरिया था, बड़ा फिलोसफिकल नजरिया था, कि माइंड कंट्रोल करता है मैटर को। कहते हैं माइंड जो है ना वो सुपीरियर है, वो कंट्रोल करता है। यानी ये जहन है जो जिसने सोचा कि ये प्लास्टिक की बोतल मेरे सामने पड़ी है, ये कैसे बन गई। या कुम्हार के जहन में वो जो आइडिया था ना प्लेटो वाला, जो कुम्हार को वो बर्तन बनाते देखता था, तो उसने कुम्हार से एक दिन पूछता कि ये बर्तन जो तुम बनाते हो ये आते कहाँ से हैं। तो कुम्हार ने कहा कि ये मेरे ख्याल में होते हैं पहले। तो अरिस्टोटल ने कहा कि फिर बात तो ख्याल की होगी, फिर तो ख्याल की ये कॉपी है जो आप बनाते हो, असल तो ख्याल की दुनिया में से वो आइडिया आता है। तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो फॉर्म की दुनिया है, उसी आइडिया को हेगल जो है वो मानता है कि वो सुपीरियर है। इससे सर ये मार्क्स सर ये प्लेटोनिक का जी बेटा। सर बात हैगल जो करें। है ये प्लेटो को फॉलो करता है। हाँ जी, ये प्लेटोनियन फिलोसोफर है, न्यू प्लेटो भी मींस कहते के हैं। वो आइडियल टू रियल में मतलब आइडियल इज रियल वो कहता है हाँ जी, प्लेटो जो है, वही हेगल तो कह ये रहे हैं फॉलो कि माइंड कि आइडियल कंट्रोल्स वर्ल्ड द है। मैटर, मैटर यस डजंट कंट्रोल द माइंड, बट माइंड कंट्रोल्स द मैटर। माइंड शेप करता है। ठीक है, पंखा किसने सर मतलब डिजाइन एक्चुअली में किया, वो ब्रेन ये है। कहना चाहता था कि जो आइडिया माइंड में आता है वो रियल है, बाकी जो माइंड से आइडिया लेकर हम रियल में चीज बनाते हैं वो उसकी कॉपी है। कॉपीज होती है, बिल्कुल। सर ये जो एनिमल फॉर्म का आपने बताया था वो काइंडली रिपीट कीजिएगा। एनिमल फॉर्म जो है वो टोटल एक क्रिटिसिज्म है ऑन कम्युनिज्म। ठीक है, इट आइडेंटिफाइज द कम्युनिस्ट फेलियर बेसिकली, क्योंकि वो एक ऐसी तरीके जो शुरू में एनिमल सारे बराबर होते हैं, पता है, वो ग्रेजुअली करप्ट हो जाती है, और एट द वेरी एंड जो पिग्स हैं वो रिप्लेस कर देते हैं वो ह्यूमन सिस्टम को। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि पहले जो जार हुआ करते थे रशिया के अंदर, जो बादशाह जालिम बादशाह हुआ करते थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए रेवोल्यूशन आता है। और शुरू में रेवोल्यूशन सबके लिए बड़े फायदेमंद चीज होती है, लेकिन ग्रेजुअली उसी में से कुछ लोग जो है ना सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, और अल्टीमेटली जार के मुतबादल के तौर पर सामने आते हैं।
यानी जैसे पिग नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के बेड पे सोना शुरू कर देते हैं, इंसानों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं। बहाने बहाने से वो फिर जो बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरी होती है उसमें तब्दीली करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी करके। जी सर। तो असल में हम देखें तो जॉर्ज ऑरवेल किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लिबरल ह्यूमनिस्ट ब्लॉक को, या वो जॉन लॉक वाले नजरिए को मान रहा है। सर ये प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ नहीं आ रही। जॉर्ज से आगे आप क्या बोलते हैं? प्रोनंसिएशन होती है। ये सर प्रोनाउंसिएशन कैसे आप बोल रहे हैं? जॉर्ज आगे वाला नाम नहीं समझ आ रहा। जॉर्ज ऑरवेल, ORWEL। ओके सर ये WE। जो प्रीवियस हुआ था पीपीएससी का, उसमें इनका रियल नेम पूछा हुआ था ना, एरिक आर्थर ब्लेयर। हाँ, एरिक जॉर्ज ऑरवेल आर्थर का। ब्लेयर, बड़ा अच्छा शाना ने ऐड किया। उनका रियल नेम हो रहा है, ये पेन नेम है उनका। जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम है, एरिक आर्थर ब्लेयर उनका नाम है। जैसे टोनी ब्लेयर है ना, एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये पूछा जा सकता है। जैसे कि जॉर्ज एलियट का क्या नाम था असल, जो नॉवेलिस्ट हैं सर मैरी इवंस। हाँ जी, मैरी सर ये आपने जॉर्ज और ऑरवेल का आगे पूरा नाम क्या बताया? एरिक आर्थर ब्लेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो ह्यूमनिज्म है, इसमें जैसे हम पढ़ रहे थे ना, इसमें ये लग रहा था कि ये एक तरह की एनलाइटनमेंट है, लेकिन इसमें भी जैसे अब हमने आगे इसकी टाइप्स देखी हैं, तो इसमें जैसे चर्च एक्सप्लॉइट करता था या एक्सट्रीमिज्म, जैसे चर्च या रिलीजन के लोग जो हैं, जो वो मतलब एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, तो ये इसमें भी ह्यूमनिज्म की आगे जो आपने टाइप्स बताई हैं, वहाँ पे भी हमें ये फिर चीज़ें जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता इसमें ना। बिल्कुल, इसको जो अभी एक बड़ी अच्छी बुक है द सेपियंस, किसने भला लिखी है? यस सर। तो आपने पढ़ी होगी। सर युवल नोआ हरारी ने लिखी है। हाँ जी सर, मुनव्वर को मैंने सर 3-4 बार वो बुक रिकमेंड की है कि पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ता ही नहीं है सर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब युval नोआ हरारी की मैं आपको बात सुनाने लगा। वो कह रहा है कि ये जो ह्यूमनिज्म है और आगे तीनों इसके ब्लॉक जो बन गए हैं, असल में ह्यूमनिज्म ने रिलीजन को रिप्लेस करके इट इज ए न्यू रिलीजन, वो कहते हैं। दे आल्सो वर्क लाइक रिलीजन। these are the new religions of the West। तो आपका एतराज में बिल्कुल ठीक है। सर लुई एल्थुजर भी इस कंसेप्ट को फिर आगे बयान करता है ना, जो जॉर्ज ऑरवेल के एंड पे जो एक बड़ी उसका वो कहता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। तो वो जो अपराटस, वो जो आइडियोलॉजी फीड करने का जो एक प्रोसेस है, एंड पे वो खुद ही उसको दिखा भी देता है जॉर्ज ऑरवेल खुद ही, कि जिसको वो लिबरल ह्यूमनिज्म को डिफेंड कर रहा है उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्रिटिसिज्म है। सर ये आपने अल्थुजर का जो 2 स्टेट अपरेटस बताया था, इसमें वो एक तो आइडियोलॉजी था और दूसरा क्या था? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, एक है रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, RSA और ISA। सर यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि जिस तरह पहले एक सिस्टम चल रहा होता है, तो उस सिस्टम से लोग खुश जब नहीं होते तो वो एक चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो नया हो, तो एक होप एसोसिएट करते हैं उससे, बेटरमेंट की होप कि मे बी न्यू चीज आए तो वो जो अब कंडीशन है उससे बेहतर हो। तो वो उस एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर जब न्यू चीज होती है वो उनको स्टार्ट में अच्छी भी लगती है, लेकिन वो भी जब पुरानी होती है तो उसके भी ड्रॉबैक्स, उनके ऐसी बात है हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो उस नई चीज को भी उसके भी ड्रॉबैक्स के वजह से उसको भी बुरा ही कहना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में तो हर चीज अच्छी, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज ही नजर आती हैं विजिबली। जिस तरह इंट्रोडक्शन के अंदर हम पहले मेन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, एंड में जाके हम बताते हैं कि ये इसके लूप होल्स भी हैं। जैसे रोमांटिक एज जो है वो पहले फ्रेंच
रेवोल्यूशन के साथ जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज है, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत प्रेस करते हैं, लेकिन आगे आकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो उसको उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह से शटर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं कि उस तरह से तो ये हमारी उम्मीद पर पूरा नहीं आया। तो वो फिर से वो सारी एक ट्रांजिशन को छोड़कर और सिर्फ नेचर को ही प्रेस करने लग जाते हैं। वो थीम होते हैं, पॉलिटिकल थीम, उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ह्यूमनिज्म को उस तरह से कह सकते हैं कि वो रिलीजन की जो शेकल्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म आ गया था, तो उससे थोड़ा लिबरेशन की तरफ जाना चाहते थे। तो ह्यूमनिज्म के अंदर लिबरेशन थी उस तरह से जो उस टाइम के लोगों को चाहिए थी। तो स्टार्ट में उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया बहुत ही ओपन हार्टेडली, लेकिन थोड़ा आगे जाके उसके लूप होल जब उनको नजर आए तो वो फिर उनको उस चीज में भी डिफेक्ट्स सामने आने लगे। सर प्योरिटन एज में हमने यही तो देखा, फिर बाद में जैसे आज का भी ये बात कर रही हैं। जी जी सर प्योरिटन एज में अगेन वो तो एक थोड़ी जो देर है के लिए वो हल्का सा एक रिवाइवल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ह्यूमनिज्म को नहीं फर्क पड़ा उससे। एक्चुअली जो है ना, अभी जॉर्ज ऑरवेल के नजरिए पर अगर आप बात करें ना, अल्टीमेट जो वो चीज देता है ना, वो है कि ये जो कम्युनिज्म है, जो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की, वो इसे रिजेक्ट कर देता है। और वो उसके जो हमें जिस प्रोजेक्ट को वो फोरग्राउंड करता है, वो है डेमोक्रेसी का आइडिया, वो है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, वो जॉन लॉक वाला सारा आइडिया। ठीक है, जो अल्टीमेट उसका मैसेज है उसके बुक के अंदर, वो है कि लिबरल ह्यूमनिस्टिक जो नजरिया है वो ज्यादा बेहतर है उसके ख्याल में। लेकिन वहां भी वो चाह रहा है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है लेकिन विद इन द सिस्टम। अभी इस टाइम जो लेटेस्ट डोमिनेंट आइडिया है वो लिबरल ह्यूमनिज्म है, वो हम सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी लिबरल ह्यूमनिस्ट मॉडल है, इस्लामिक टच दे के थोड़ा सा मिक्सचर सा बना हुआ है यहाँ। सर वैसे रेनेसांस के बाद मैं थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट से पूछ रही हूँ, रेनेसांस के बाद जो प्यूरिटन एज आई थी, तो उसमें डोमिनेंस प्रोटेस्टेंट्स की थी। ये प्रोटेस्टेंट का ही फिरका है प्यूरिटन्स में। प्रोटेस्टेंट के अंदर एक रिवोल्ट आया था, उन्होंने कहा था जो हमने जो चीज गेन करनी थी रिफॉर्मेशन के अंदर वो हमने की नहीं है, इन्होंने जो करना था इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ये करप्ट हो गए हैं, ये खुद भी कैथोलिक्स की तरफ बन गए हैं। तो उन्होंने इसको ठीक करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो तो खुद एक एक्सट्रीम बिहेवियर था जो जल्दी उस पर काबू पा लिया गया, आपको पता है। ठीक है, 50 ईयर से ज्यादा नहीं चला था वो जी। सर यहाँ पर मैं भी एक साथ ही इससे जुड़ा हुआ सवाल एक करना चाहता हूँ। हाँ जी, कि ये प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को क्यों बंद कर दिया था या वो क्यों जला दिए थे, उनका तो उसमें कसूर नहीं था ना, क्योंकि देखिए ना, या जो हर क्रिएटिव टाइप आर्ट की, जो बिकॉज दे वर अगेंस्ट एवरी टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। उनका ख्याल था एंटरटेनमेंट हमें करप्ट कर रही है, ये जो ड्रामा है ये लोगों को वल्गर बना रहा है। उनकी जो वो एथिक्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे। आपने वो बुक पढ़ी होगी स्कूल ऑफ अब्यूज, स्टीफन घोसन, जिसने एतराजात किए हैं वो सारे आपको पता है कि ये सब झूठ और फ्रॉड होता है। लिटरेचर जो है ये हमें दूर करता है, ये हमें इमोरल बना देता है, ये लाइज हैं सारी, और ये करप्ट करता है मुआशरे को। यूं समझ लें कि जो प्योरिटन थे वो प्योर करना चाह रहे थे, उनके नाम से आपको आइडिया होता है कि रिलीजन को वो पाक साफ करना चाहते थे एथिकली। उनकी एथिक्स जो है ना वो एक्सट्रीम फॉर्म के एथिक्स थी। मिल्टन वाज वन ऑफ देम। हाँ जी, कोई और आपको कंफ्यूजन है? लगता है आज ये हमारा लेक्चर इधर ही शिफ्ट हो गया है। हमें कोई रिव्यू भी करना चाह रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपके नजरियात क्लियर होने चाहिए, क्लियर चीजों को आप इस रोशनी में अच्छे से आने वाले टाइम में समझ सकते हैं। ये सर क्लियर है सर, यही लेक्चर थोड़ा छोटा था, शुक्र है, वरना तो पक जाते थे हम। नहीं, असल में बेटे टाइम कम है, वरना मैं आपको एक एक पॉइंट पे आराम से हम चल सकते हैं, डीप नॉलेज आएगा। मैं बिल्कुल गहराई में आपको समझा सकता हूँ
और बड़े आराम से मेरे स्टूडेंट जो है ना, जो पुराने हैं, जो आप दोबारा से मेरे से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है मैं इतनी स्पीड कभी नहीं होती मेरी, मैं तो बहुत आराम से चलता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपको बहुत सा डाटा देना है लिमिटेड टाइम के अंदर। हम मजबूर हैं वक्त की पाबंदी के आगे कि आपका एग्जाम सामने है, तो हमने उसको मद्देनजर रखा हुआ है। सर ये सर आपने मैं इतना लेट क्यों शुरू की? आप अगर हमें थोड़ा टाइम पहले लेके चलते तो ठीक नहीं था, नहीं, हमने मेरे पढ़ ही ख्याल में लेना था हमने पहले। बहुत अर्ली शुरू किया, अभी लोगों ने अप्लाई कर रहे थे तो हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। 5 को शायद हमारी पहली क्लास। जी सर। एक तरफ आप सर ये देखें। जो आज आपने लेसन पढ़ाया ना, इसको एक दफा हाँ, मैं एक बात ऐड करने वाला था। आप खुद सर इसका सोचें मैंने कि कहना था एक दफा समराइज कर दें। एक चीज जो बच्चों आप मास्टर्स में 2 साल में पढ़ते हैं, बीएस में 4 साल में पढ़ते हैं, ये सारे आइडियाज, जी सर। उसको हमने 2 माह में जी रिव्यू सर। करना है। तो आप सोचें स्पीड के बगैर वो कैसे हो सकता है। और ये सिर्फ आपको समझ आ रही है क्योंकि आपकी बेस बनी हुई है, वरना ये बातें तो समझ में ना आए किसी नए बच्चे को कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आपके पास चीजें हैं। हम नॉलेज आपका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, और दोबारा से उसे सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें कि आपको चीजों की समझ आ जाए कि पूरा हाथी दिखा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, पूरा हाथी पहली बार आप इकट्ठा देख रहे हैं। ये सर ये आपने ये जो नाम कार्ल मार्क्स है, अल्थुजर जो है, ये थोड़ा बहुत बेल्सी में हमने थोड़ा थोड़ा इनका बस रंग देखा था, आज इनको जान भी लिया है थोड़ा बहुत। हाँ, अभी तो देखो काफी ऊपर चीजें बेस जो आगे पहले बढ़े, क्लियर आने नहीं वाले थी अब टाइम में क्लियर और हो जान रही जाएंगे और गहराई आ जाएगी फिर आपकी बातों में। सर मैं एक बात कहना चाह रही थी कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं ना कि हमने पढ़ी हैं 2 सालों में, तो 2 सालों में भी हमने इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी थी जितना हम शायद आपके पास पढ़ रहे हैं, 2 महीनों के अंदर इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। चलें, तो थैंक ऐसे यू। लग रहा है कि जैसे मैं पूरी उस कोशिश वक्त कर रहा हूँ कि 2 महीने के बाद आपका ठीक ठाक नॉलेज हो, और इवन इंटरव्यू सर मैं बैठेंगे ना तो ये सारा डाटा आपके माइंड में होगा, आप बातों को अच्छे एग्जैक्ट से समझा सकते हैं किसी को। जी सर। सर मैं हैंड फ्री नहीं लगाती क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे घर में कोई भी नहीं होता। तो एक दिन मतलब घर घर वाले पास थे, तो आपका लेक्चर मतलब था, तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, कहते कि ये कौन है सर, इनसे मिलना चाहिए, ये बहुत इनके पास नॉलेज है। तो मतलब सारे आप फैन है, तो इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको अच्छी थैंक यू, सलाहितों बहुत के साथ शुक्रिया, थैंक यू। की। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ, और मैं कह रही हूँ कि काश मैंने आपके पास पढ़ा होता मास्टर्स में भी। आपने काश पढ़ा ना होता, पढ़ रही हैं, आपकी दुआ पूरी हो चुकी लेकिन सर वही कह रही हूँ ना कि अभी तो सिर्फ 2 महीने हैं, तो वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे जिन्होंने आपके पास पूरे 2 साल पढ़ा है। है। ये खुशकिस्मत इधर बैठे हैं ना, सफदर, अक्सा, जी सर, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। यस सर। आपका, सर मैं 5 सालों से अंजीला। खुशकिस्मत हूँ कि मैं 5 सालों से पढ़ रही हूँ। चले आपकी खुशकिस्मती में हम भी थोड़ी सी खुशकिस्मती ऐड कर देते हैं। बिल्कुल। अक्सा, आपने कुछ आज ऐड करना था, मुझे याद आया। यस सर। अक्सर आई कुछ एम सुनाना वेटिंग चाह फॉर रहे माय हैं सर। आपको, चले वो साथ सुन लेते हैं। यस सर। आज मैं ना एक आइडिया शेयर करना चाह रही थी, बेसिकली अ थॉट, आइडिया। सो लेट मी शेयर इट विद यू। स्क्रीन शेयर तो नहीं करनी है आपने? नो नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है, जस्ट वर्बली अच्छा, एक आइडिया थी, एक बात थी। यस सर। ठीक है, जरूर करें। सर पिछले दिनों जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, सैनिका की ट्रेजेडी पे बात हो रही थी। आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फ्रेंड, सो शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी दैट कि जो सैनिका था, मतलब इतनी अच्छी उसने हमें थीरीज दी थी उसकी, वो हम पढ़ते हैं स्टोइसिज्म की थीरी, तो इतनी वो मतलब हम्बलनेस पे बात करता है, आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, लेकिन एट द एंड उसने सुसाइड कर ली। इसी तरह हम देखते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उसका हम जब उसका नावल पढ़ते हैं या ओवरऑल उसकी हम पढ़ते हैं उसके वर्क्स को, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि वो कहता है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो एट द एंड उसने भी सुसाइड कर ली। इसी तरह हमारे पास एक पिछले दिनों हमारे एक इंडियन एक्टर थे, फिल्म एक्टर थे, सुशांत सिंह आई थिंक उनका नाम था।
तो उन्होंने भी अपनी फुकरे मूवी में उन्होंने आइडिया दिया था कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, इंसान को ना हमेशा अपनी जो मतलब है ना स्ट्रगल्स होती हैं, सफरिंग्स होती हैं, उनके साथ स्ट्रगल करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए। लेकिन खुद उस बंदे ने एट द एंड क्या कर लिया, सुसाइड कर ली। तो जो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ स्टडी कर रही थी, तो उसने ये क्वेश्चन रेज किया। वो कहती है कि क्यों ये जो लोग हैं इतनी इनके पास मतलब पॉजिटिव थिंकिंग दूसरों को दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक इनके व्यूज हैं इनकी राइटिंग्स में या इनके काम में, तो फिर ये लोग सुसाइड इन्होंने क्यों किया, इतना क्यों, क्या हालात थे जिन्होंने इनको ना मजबूर किया ये करने पे। तो इस चीज ने ना मुझे काफी मतलब सोच में डाल दिया। एक क्यूरियोसिटी होती है मुझे कि कोई एक क्वेश्चन रेज होता है ना, तो मुझे उसका आंसर चाहिए होता है। So I was searching the answer for that question. तो मैं अपने बुक रैक के पास गई, वहाँ पे मैं अपनी बुक्स जो मेरे पास कुछ कलेक्शन रखी हुई है वहाँ पे मैं सर्च कर रही थी। तो थॉट आउट ऑफ बॉक्स जो कि हमारे रिस्पेक्टेड सर की ही बुक है, मैंने इसको निकाला। तो इसमें एक आइडिया था डेथ बाय 1000 कट्स। तो मैं उसको ना स्टडी करने लगी। अब इसमें जो आइडिया दिया गया था वो ये था कि मतलब बताया गया कि जो एंशिएंट चाइना था ना, वहाँ पे ये था कि अगर कोई भी बंदा कोई क्राइम करता है ना, तो उसको मतलब ना एक पब्लिक प्लेस पे ना उस बंदे को बांध के ना नेकेड करके फिर उसको 1000 कट्स लगाए जाते थे। लोग उसको मुख्तलिफ लोग आते थे और एक एक छोटा छोटा कट उसको लगाते थे। अब वो जो बंदा होता था ना, वो 999 कट्स तो बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन वो जो 1000 कट उसको मिलता था ना, उससे उसकी डेथ हो जाती थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मतलब इसको पढ़ने के बाद जो इसको लिंक किया गया कि वो ये था कि जो सोसाइटी है हमारी या आसपास की सराउंडिंग्स में से लोगों के बिहेवियर होते हैं, सोशल मीडिया होता है या इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं, ये ना हमें एक कट देती रहती हैं मतलब। और हम वो जो 999 कट्स होते हैं ना, वो तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो जो आखिरी 1000 कट होता है ना, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उससे डेथ हो जाती है। तो इसको फिर मैंने वहां पे अप्लाई किया कि वो जो क्वेश्चन हमारा रेज हुआ था ना कि व्हाई दोस ऑप्टिमिस्ट पीपल्स डिड सुसाइड, कमिट सुसाइड। तो सर वो ये था आइडिया, फिर ये डेवलप हुआ कि मतलब जो लोग होते हैं ना, उनके बिहेवियर्स होते हैं, हमारे साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं या हम कैसे लोगों से बिहेव करते हैं। तो वो रोजाना कई इस तरह की इंजरीज हो जाती हैं, लोगों के रवैये से बेसिकली होते हैं। तो वो हमें फिर एट द एंड हमें लग रहा होता है कि ऊपर से वो बंदा ना, हम देखते हैं उसको कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है, मतलब इसको तो कोई इसकी जिंदगी में सैडनेस नहीं है, इतना ये हैप्पी है, लेकिन अंदर से उसने वो 999 कट्स को बर्दाश्त कर लिया होता है। और आखिरी फिर वो जो 1000 कट होता है ना, वो कहते हैं एक आखिरी ताबूत में कील ठोकने वाला होता है, तो वो कोई जब ठोक देता है तो फिर वहां पे बंदे की डेथ हो जाती है। फिर रीजन चाहे कोई भी बने, लोग कहते हैं कि इसने सुसाइड कर ली, तो बेसिकली वो उसको वो जो कट्स होते हैं ना, वो उसकी डेथ कर देते हैं। सो दैट वाज द आइडिया एंड आई फाउंड द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन फ्रॉम थॉट आउट ऑफ बॉक्स। सो ये यस सर, तो यहाँ से मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर पाया था। और इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन जो मेरे डेली बेसिस पे मेरे माइंड में रेज हो रहे होते हैं, मैं उनको उनके आंसर ढूंढ रही होती हूँ। तो मैं हमेशा इसी बुक से, जब से ये मेरे पास आई है, मैं इसको कंसल्ट करती हूँ, तो मुझे मेरे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं और साथ ही कई नए क्वेश्चन अरेज भी होते हैं जिनको फिर मैं रिसर्च करती हूँ। तो I recommended this book to all of the students. Must read this book of ideas. It will help you to research and in your questions. ठीक है अक्सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने थॉट्स को शेयर किया और ये भी अच्छी बात है कि आप पढ़ रही हैं। सर मैं इसमें ना एक एडिशन करना चाहता हूँ। जी जी बोलें। सर वो जो 1000 कट जो लास्ट में लगता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो वो बंदा पहले ही खा ले तो बर्दाश्त बढ़ जाएगी ना। सॉल्यूशन है मेरे पास इसका। ठीक है सर आई थिंक मैं आपका पहला वो स्टूडेंट था जिसने थॉट आउट ऑफ बॉक्स आपसे गिफ्ट ली थी ऐसे। लेकिन पढ़ी है, सवाल तो ये है। सर मैंने 2 बार पढ़ी है। ओके गुड। अभी मेरे पास पड़ी हुई है सर, ठीक है, मैं शॉप पे बैठा हूँ। दैट्स गुड। सर पढ़ी है और पढ़ी है। हाँ जी,
समझी राइम नहीं। स्कीम है उनके पास। सर सर हाउ टू स्टूडेंट्स को बताया नहीं सर हमने, इसका टाइटल मैंने बनाया था। हाँ, टाइटल शेप किया था बिलाल ने इस बुक का ना, ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। थैंक यू सर। ओके जी, तो वापस आते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस की तरफ। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ये आज का लेक्चर भी आपके सामने है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने रिव्यू किए होंगे यकीनन, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 मिनट्स आपके पास है। या मेरे ख्याल में आपने रिव्यू नहीं किए होंगे, आपको टाइम नहीं मिला होगा। आगे आगे डेली लेक्चर आ जाते हैं, तो यकीनन आप साथ साथ ही चल रहे होंगे, आई होप। सर हमें बता देना कैसे हमने बाय करनी है बुक। अब बुक का कर लेते हैं अरेंजमेंट। चलें, आप अगर पढ़ना चाह रहे होंगे तो मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा प्राइवेटली, जो बाय करना चाहते हैं उनके साथ बात कर लेंगे। ठीक। ठीक है सर। सर मैंने पहले भी ये उल्फत को बताया था कि जब कभी ना मैं फील करती हूँ कि मैं ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, या फिर कभी कभी होता है ना कि इंसान बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका होता है कि हम जो अचीव करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पा रहे होते हैं, या कभी कभी हेडेक फील हो रहा होता है, तो उस समय ये थॉट्स आउट ऑफ बॉक्स ये उठाकर मैं पढ़ती हूँ और इतना मैं फ्रेश फील करती हूँ, फिर एक नए तरीके के साथ वो मोटिवेशन मिलती है, कुछ और करने को फिर दिल करता है। इतनी अच्छे से वो बुक लिखी हुई है। थैंक यू अनिला, बहुत शुक्रिया। जी सर। अगर उससे फ़ायदा हो लोगों को, यही हमारा पर्पस था कि बेनिफिट मिले। जी सर, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है नहीं आपने, तो वाकई खुले। अच्छी बुक है। हाँ जी, शायद अच्छे से लिखा तो नहीं गया, लेकिन थॉट्स बड़े। सर जी जी। सर एक जो चीज सबसे ज्यादा इसको डिस्टिंग्विश करती है ना बाकी राइटर से, वो ये है कि आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप बाकी बुक्स का तो ये होता है ना, ये एक तो है। हाँ उसको बिल्कुल। एक सीक्वेंस से लेके चलना पड़ता है। इसको ये है कि आप सीक्वेंस कोई से भी पढ़ो। पेज खोलो, कहीं से भी खोलो, कुछ कहीं से भी पढ़ सकते हो। यही मैं बनाना चाह रहा था, एक ऐसी बुक जो आप कभी भी पढ़ें, कहीं से पढ़ें, फर्क ना पड़े, और आप दोबारा भी पढ़ें तो आप इंजॉय करें उसको। क्योंकि स्टोरी तो है नहीं जो आपको याद होगी, वो तो हर आइडिया आपको भूल जाएगा। जब आप 10 बातें इकट्ठी पढ़ेंगे तो दोबारा आएंगे तो वो नए नए सिरे से आपको टेस्ट दे सकती है, ये सोच दे सकती है, आपका माइंड ओपन कर सकती है। फ्रेश आइडिया आपके जहन में आ सकता है, आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो भी आपके जहन में कोई नया आइडिया आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये जो आपने कल लिखवाया था ना हमें लेक्चर, उसमें से मैंने पूछना था। आपने बताया था कि जो स्कॉलर्स आए थे इटली में, उन्होंने वहाँ आके एक प्लेटोनिक एकेडमी बनाई थी फ्लोरेंस में। प्लेटोनिक एकेडमी कैसी थी, क्या था इसमें, इस तरह की थी? प्लेटोनिक एकेडमी का मतलब है कि वो प्लेटो वाली तर्ज पे उन्होंने प्लेटोनिक एक एकेडमी का नाम रखा, एक लोगों को, ताकि एंशियंट जो नॉलेज है, जो ग्रीक का नॉलेज है, वो फिलॉसफी उन्होंने पढ़ानी स्टार्ट की, जो अपने साथ नई किताबें लाए थे। बाकी चीज़ें तो वो पहले से पढ़ रहे थे ना। तो उनकी खास बात क्या थी कि उनके पास वो बुक्स थी जो पहले तो शजरा ममनुआ समझी जाती थी यूरोप के अंदर। यानी वो सोफोक्लिस को लेके आ गए, वो अरिस्टोटल को लेके आ गए, वो प्लेटो को लेके आ गए। स्पेशली उन्होंने प्लेटो के आइडियाज को लोगों को बताया। और ग्रीक ग्रीक का जो नॉलेज था, वो जो फिलोसफी थी, जो आर्ट कल्चर था, उसे उसे लोगों तक पहुंचाए वो नए नजरियात। सर ये मैं आज लिख रही थी लेक्चर, तो उसमें ना वो शिवलरी वाला प्लीज एक बार बता दें, मैं कंफ्यूज हूँ काफी ज्यादा उसके बारे में। हाँ जी, शिवलरी पर हमने काफी बात की थी। कोई है जो तमसीला को समझा सके? शिवलरी क्या होती है, शिवलरी कोड, सारा कुछ हमने बताया था। 5 ओथ्स की भी बात हुई है। ये सर सर ये मेरा भी तमसीला थोड़ा बहुत नहीं ये है। कॉन्सेप्ट है, मैं फाखरा हूँ, और ये मेरे माइंड में ये कंसेप्ट था फासला। कि वो जो नाइट्स हैं वो 5 ऑथ लेते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत ब्लर था इस बारे में, मैंने कहा एक दफा फिर पूछ लूं। हाँ जी, हाँ जी, कोई कोई इसका जवाब देना चाहे ताकि आपकी लर्निंग पता सर चले। मेरी इस पे प्रेजेंटेशन थी ना, वो सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, तो उसमें भी मैंने इस कंसेप्ट का बताया था कि इसका थीम यही कंसेप्ट था, जो शिवलरी का कंसेप्ट था, कि जो नाइट था ना ओके उस दौर में, जो
नाइट, उसमें ये खूबियां होनी चाहिए, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये हमने ना एक वो अभी रिसेंटली आर्म्स एंड द मैन नावल था, पता नहीं अब ड्रामा था, मुझे याद नहीं, उसमें पढ़ा था। तो वो एक हीरो था, उसका शिवलरिक कॉन्सेप्ट था कि वो एक शिवलरिक हीरो है। तो उसमें मतलब वो उसमें जेनरसिटी, कर्टेसी, कंपैशन, फेलोशिप, ये क्वालिटीज होनी चाहिए उस हीरो में, और मेंटेन रखे ना इन क्वालिटीज को। जैसे मैंने वो सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट में बताया था ये कि फाखरा समझ आ गई, एक एथिकल कोड है, यस एथिकल कोड होता है ना, यस सर, उसकी 4-5 चीजें ओके होती हैं, सर। वो जो ये नाम बता रहे हैं, तो वो समझते थे कि ये होना चाहिए एक नाइट के अंदर, तभी वो नाइट है। जैसे सर एग्जैक्टली और सर मेरा ग्रीन, भी कॉन्सेप्ट यही था, मैं क्लियर करना चाहती थी, एक्चुअली उस दिन बिल्कुल मेरा पेपर था तो वो मेरा थोड़ा बहुत ब्लर था।